फ्रॉम क्लास 6, 7th, 8th एंड टिल 9th हम शुरू से ही डेमोक्रेसी के गुणगान करते आए। बट क्या कभी आपने सोचा है कि डेमोक्रेसी ही क्यों? हम सब लोग डेमोक्रेसी के इतने ज़बरदस्त फैन क्यों हैं? और क्या कभी आपने सोचा है कि जितनी अच्छी डेमोक्रेसी ये बुक में दिखती है, क्या असल में भी ये उतनी ही अच्छी है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है ना, तो जवाब जानने के लिए शुरू हो जाओ, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर क्लास 10th। तो आज के टाइम पर बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल है, डेमोक्रेसी है, और भी कई सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, तो वो सब लोग डेमोक्रेसी के फैन बने हुए हैं। वो सब लोग डेमोक्रेसी को ही एडमायर करते हैं। सब कहते हैं कि देखो, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे लेकिन डेमोक्रेसी अलग है, डेमोक्रेसी इन सबसे बेटर है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? तो उसके कुछ रीजंस हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आराम से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है बाकी सब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। तो पहला रीजन है कि डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को प्रमोशन मिलता है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, इसीलिए अभी मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सेकेंड, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है वैल्यू, रिस्पेक्ट। तो डेमोक्रेसी एक इंसान की वैल्यू को, एक इंसान की रिस्पेक्ट को अपने ही देश में बढ़ाती है। थर्ड थिंग, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पर जो डिसीजन लिए जाएंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, यानी कि वहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें पूरे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, पूरे रूल्स फॉलो किए जाएंगे, तब जाकर डिसीजन लिया जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। फोर्थ थिंग डेमोक्रेसी क्या करती है कि डेमोक्रेसी रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, या सिंपली कहें तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है तो उस देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने के कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी हमको मौका देती है कि हम अलग अलग तरीके से इन कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे। एंड फिफ्थ थिंग इज कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, बिकॉज इट creates a room for correcting mistakes. It provides a room for correcting mistakes. ये हमको मौका देती है अपनी ही गलतियों को सुधारने का। डेमोक्रेसी में एक नेता को, एक सिटीजन को, हम सभी को मौका मिलता है अपनी अपनी गलतियों को सुधारने का। तो आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो पाओगे कि मोर देन 100 कंट्रीज ये क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ पर डेमोक्रेसी है। सब लोगों के अलग अलग रीजन है। कोई बोलता है हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं इसीलिए डेमोक्रेसी है, कोई बोलता है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए डेमोक्रेसी है, कोई बोलता है हमने सिटीजन्स को राइट दिए हैं इसलिए डेमोक्रेसी है, कोई बोलता है हमारे यहाँ ये है तो कोई बोलता है वो है। लेकिन सब एट द एंड ऑफ द डे यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन सब लोग डेमोक्रेसी के इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ये बताना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी को सब लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट इस चीज़ के साथ एक और प्रॉब्लम भी है। जितना लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं उतना ही कई लोग इसको थोड़ा सा दोष भी देते हैं, ब्लेम भी करते हैं देश में जो भी गलत हो रहा है उस चीज़ को लेकर। लोग मानते हैं, 90% जो लोग होते हैं वो यही मानते हैं कि देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का एक ही सॉल्यूशन है, डेमोक्रेसी। वो मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी कोई सुपर ह्यूमन है, सुपरमैन है जो आएगी और देश की सारी प्रॉब्लम्स को मिटाकर चली जाएगी, जो एक बिल्कुल भी गलत मेंटालिटी है। ये एक बिल्कुल गलत मेंटालिटी है, क्योंकि अब आप किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते कि ये आएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस मेंटालिटी को सुधारने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, देश में कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे तो सोचेंगे डेमोक्रेसी सॉल्व करेगी, और फिर डेमोक्रेसी अगर सॉल्व नहीं कर पाती है तो बोलते हैं यार डेमोक्रेसी ख़राब है, डेमोक्रेसी पर ब्लेम करने लगते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि क्या हम सच में डेमोक्रेसी में हैं। तो इस मेंटालिटी को सुधारने के लिए आपको एक चीज़ सुधारना बहुत ज़रूरी है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी भी एक सिर्फ सरकार का रूप ही है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से डिक्टेटरशिप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरीके से मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरीके से मिलिट्री रूल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है और कुछ नहीं है। और अब जो मैं बोलूँगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। डेमोक्रेसी उस आम के पेड़ की तरह है जिस पर आम तो आ सकते हैं, लेकिन उन आम को तोड़ना आपका काम है। उन आम को तोड़ने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जिस तरीके से एक आम के पेड़ पर आम तो आ सकता है लेकिन आपको खुद जाकर वो आम तोड़ना पड़ेगा, उसी तरीके से डेमोक्रेसी
आपके फेवर में सिचुएशंस तो बना सकती है, कंडीशंस तो बना सकती है, लेकिन आपको खुद उन कंडीशंस का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, सपोज करो डेमोक्रेसी में आपको एक राइट मिला, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन अब डेमोक्रेसी ने आपके लिए, आप ये एक आम की तरह है, डेमोक्रेसी में से अब एक आम निकला जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन। अब इस आम को तोड़ने का काम आपका है। आपको खुद अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा स्कूल में फ्री एजुकेशन के लिए। अगर आप ये सोचोगे कि खुद डेमोक्रेसी एक बस चलाकर आएगी, आपके बच्चे को ले जाएगी, पढ़ाएगी और घर छोड़ कर जाएगी, तो आप गलत हो। फिर आप डेमोक्रेसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो डेमोक्रेसी सिंपली क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उस आम के पेड़ की तरह है जिस पर आम तो आ सकते हैं, लेकिन आम को तोड़ने के लिए हमें खुद एफर्ट करने पड़ेंगे। यानी कि डेमोक्रेसी कंडीशंस तो बना सकती है, सिचुएशंस तो क्रिएट कर सकती है, लेकिन उन सिचुएशंस का फ़ायदा हमें खुद एफर्ट लगाकर ही ले सकते हैं। हम उन सिचुएशंस का फ़ायदा तभी ले पाएंगे जब हम खुद एफर्ट करें। ओके, तो हम डेमोक्रेसी के बारे में समझे, डेमोक्रेसी के बारे में जो लोगों की गलत मेंटालिटी है उसके बारे में भी समझे। अब समझते हैं डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरी है। अब देखो, जिस देश में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसकी सरकार को हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जिम्मेवार, एंड लेजिटिमेट मतलब का होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध। ये 3 चीज़ें हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम वन बाय वन ये प्रूव करेंगे कि कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है, और कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली लिखा आ जाता है कि बताओ कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट है। तो सबसे पहले समझो अकाउंटेबल के बारे में। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, आंसरेबल, जो आपको आंसर दे। अब आपको आंसर कब मिलेगा, जब आप क्वेश्चन पूछोगे, और आप क्वेश्चन कब पूछोगे, जब आपके पास कुछ होगा पूछने को, तभी तो पूछोगे। यानी कि जब आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ, आपको एक टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है सरकार से, तो आप कैसे पूछोगे? तो आप तभी पूछ पाओगे जब आपके पास उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप नहीं पूछ पाओगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सरकार से सवाल पूछना है तो आपके पास सरकार की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ऐसा तो है नहीं सरकार आपके यहाँ हर बार मेल करेगी या आपके यहाँ हर रोज चिट्ठी भेजेगी कबूतर के थ्रू कि देखो जी हम ये कर रहे हैं। वो सरकार इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? वो सरकार की इंफॉर्मेशन तभी आपके पास आ पाएगी जब आपको सरकार वो राइट देगी कि आप सरकार के बारे में जान सकते हो। अगर मैंने आपको राइट नहीं दिया कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। तो अगर सरकार ने आपको राइट नहीं दिया कि आप उनके बारे में जान सकते हो तो फिर आप उनके बारे में नहीं जान सकते। सिंपल है। तो एक सरकार अकाउंटेबल या उत्तरदायी कब कहलाएगी? जब वो उत्तर देगी। उत्तर कब देगी? जब उससे प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन कब होंगे? जब उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि हम एक गवर्नमेंट को तब अकाउंटेबल कहेंगे जब वो गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेगी। बिकॉज जब वो गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेगी तभी हम उससे सवाल पूछ पाएंगे। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी हमारे पास किसी चीज़ को लेकर तो अंधाधुंध सवाल थोड़ी ना पूछेंगे कि आम हरा क्यों होता है, आम मीठा क्यों होता है, ये थोड़ी ना पूछेंगे ना सरकार से। तो जब तक सरकार हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी तब तक हम उससे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। और अगर हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। और सरकार अगर जवाब नहीं दे पाएगी तो वो उत्तरदायी यानी अकाउंटेबल नहीं कहलाएगी। तो इफ़ अ गवर्नमेंट वांट्स टू बी अकाउंटेबल तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? वहाँ की जो सरकार है वो लोगों को राइट दे अपने अंदर इंटरफेयर करने का, अपने बारे में जानने का, सरकार के बारे में जानने का। तो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल क्यों कहते हैं? उसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करती हैं। और साथ ही दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिटीजन्स को राइट देती हैं इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का। सरकार से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन, सरकार की पॉलिसीज़, फंक्शन से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का। इसलिए हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? अकाउंटेबल। सिंपल याद रखो, अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी। उत्तरदायी यानी कि उत्तर देना। उत्तर कब मिलेगा? जब प्रश्न होगा। और प्रश्न कब पूछ पाओगे? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो जो भी सरकार आपको इंफॉर्मेशन देगी सिर्फ आप उसी सरकार से क्या कर पाओगे? क्वेश्चन कर पाओगे। और वही सरकार फिर अकाउंटेबल कहलाएगी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करती हैं।
किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले, और साथ ही साथ सिटीजन्स को ये राइट देती हैं कि जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं आप उनके बारे में प्रॉपर चेक कर सकते हैं, उनको एग्जामिन कर सकते हैं कि वो सही भी हैं या गलत। सपोज करिए आपको लगता है कि कोई रूल्स और प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या सही तरीके से सब कुछ फॉलो होता चला गया है या नहीं। अगर कुछ गलत है तब आप सरकार से प्रश्न कर सकते हो, कुछ सही है तब भी आप सरकार से प्रश्न कर सकते हो। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल बिकॉज दे फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड ऑल्सो दे गिव सिटीजन द राइट टू इंफॉर्मेशन। वो लोगों को अधिकार देती हैं सरकार के बारे में जानने का, सरकार के फंक्शन, सरकार के वर्क, सरकार की पॉलिसीज के बारे में जानने का। और ये जो राइट है, ये जो आपको राइट मिलता है, सिटीजन्स को ये जो राइट मिलता है सरकार के बारे में जानने का, इसी राइट को बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंट पेपर आपने देखा होगा, ट्रांसपेरेंट शीट कैसी होती है, आर पार का दिख जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब सरकार और सिटीजन के बीच में आपको आर पार का दिखता रहेगा, आप इजीली देख सकते हो कि सरकार के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोला गया है ट्रांसपेरेंसी, इस राइट को बोला गया है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? ये एक राइट है जो सरकार के द्वारा सिटीजन्स को मिलता है, और इस राइट के तहत क्या कर सकते हो, इस राइट के अनुसार आपके पास क्या अधिकार है कि आप सरकार से जुड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, सरकार से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। तो समझ गए व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, बिकॉज सिंपली दे शेयर्स इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, क्वेश्चन जनरेट होते हैं, क्वेश्चन से आंसर मिलता है, और जो आंसर देता है वो कौन हो जाता है, अकाउंटेबल। सेकेंड चीज जो एक गवर्नमेंट में होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है, वो होती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है। अब कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जिम्मेवार, या सिंपली जो रिस्पॉन्ड करे। अगर अब आप मुझसे कुछ बोलोगे, सपोज करो आपने बोला भैया आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा दो, तो मैं भी आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि भैया ने हमारी ज़रूरत को सुनकर उस पर रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अगर आप मुझे बोलो कि ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी पढ़ा दो, और मैं आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ही पढ़ाए जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे यार ये भैया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ये भैया रिस्पॉन्सिव नहीं है, जिम्मेवार नहीं है, यही बोलोगे ना आप। तो इसी तरीके से आप कब बोलोगे कि एक सरकार रिस्पॉन्सिव है, जिम्मेवार है, जब वो आपकी ज़रूरतों को, जब वो आपकी डिमांड्स पर ध्यान देगी और उनको पूरा करेगी। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है जनता की, कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। और दूसरी डिमांड क्या होती है सबकी, डेमोक्रेसी में सबकी दूसरी डिमांड होती है कि उनकी डिमांड्स को सुना जाए। तो आप एक गवर्नमेंट को कब रिस्पॉन्सिव बोलोगे, कब जिम्मेवार बोलोगे, जब वो जनता की बातों को ध्यान से सुनेगी और फिर काम करेगी। तो अब पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि उसकी डिमांड को सुना जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है उन पर? ये पब्लिक को तभी पता चल पाएगा जब सरकार उसके बारे में उन्हें बताएंगी। और सरकार कैसे बताएंगी? सरकार ये बात तभी बता सकती है पब्लिक को कि उनकी डिमांड को सुना जा रहा है, जब वो इन सब चीज़ों का डिस्कशन स्टेज पे आकर करेंगी, जब वो इन सब चीज़ों को लेकर बहस करेंगी, डिबेट करेंगी। यानी कि अगर एक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना है तो उसमें दो चीज़ें क्या होनी चाहिए थी। पहली चीज़ होनी चाहिए थी कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और दूसरी चीज़ जनता की बात सुनी जाए। जनता की बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको इस देश में पब्लिक डिबेट होते दिखें, क्योंकि पब्लिक डिबेट में क्या होता है, हर लीडर किसी ना किसी कम्युनिटी के डिमांड्स को उठाता है, तो यही तो एक इंडिकेशन है कि आपकी बात सुनी जा रही है। और बात समझो ना, पब्लिक डिबेट मतलब पब्लिक के लिए डिबेट, कि पब्लिक को बताया जा रहा है कि हम आपके ओपिनियंस को लेकर, आपकी डिमांड को लेकर, आपकी ज़रूरतों को लेकर डिबेट कर रहे हैं। वरना डिबेट तो वो प्राइवेटली भी कर सकते हैं, एक रूम में सारे मिनिस्टर्स बैठ के डिबेट कर ले। पब्लिक डिबेट का मतलब होता है पब्लिक को बताना, ये एक इंडिकेशन है कि पब्लिक को बताया जा रहा है कि आपकी डिमांड उठाई जा रही है। तो एक सरकार रिस्पॉन्सिव कब कहलाएगी, जब वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, और दूसरी चीज पब्लिक डिबेट होंगे, ओपनली पब्लिक डिबेट होंगे पॉलिसीज पर और उनके फंक्शंस पर। और पब्लिक डिबेट क्यों जरूरी है? क्योंकि पब्लिक डिबेट के थ्रू ही पब्लिक को पता चलेगा कि उनकी बातों को सुना गया है या नहीं सुना गया है। समझे आप? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों होती है? क्योंकि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, और दूसरी चीज वहां पर ओपनली पब्लिक डिबेट्स भी होते हैं ऑन policies and programs, on policies and their functions. तो why democratic government are responsive government? मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कौन होती है, एक जिम्मेवार गवर्नमेंट कौन होती है, जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और पब्लिक डिबेट्स हो। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव क्यों है, जिम्मेवार क्यों है, तो आप आंख बंद करके भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं फ्री एंड फेयर, और पब्लिक डिबेट्स भी होते हैं। तो अब आप समझ गए वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, वाई दे आर रिस्पॉन्सिव। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में, दैट वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, एक्सेप्टेबल, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें, जिसको सब लोग
स्वीकार करें। अब आपके सामने मैंने दो चीज़ें रखी, एक जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक जिसको आप नफरत करते हो। एक जो चीज़ आपकी पसंद की है और एक चीज़ से आप नफरत करते हो। तो आप कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? वो चीज़ जिसको आप पसंद करते हो। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो चीज़ लेजिटिमेट है ना? तो एक सरकार लेजिटिमेट कब कहलाएगी? जब उसको आप स्वीकार करोगे, जब उसको आप एक्सेप्ट करोगे। और आप उसको एक्सेप्ट कब करोगे? जब वो सरकार आपकी पसंद की होगी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आप स्वीकार क्यों करते हो? क्योंकि वो आपकी पसंद की होती है, सिंपल है ना? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट क्यों होती है या एक्सेप्टेबल क्यों होती है? क्योंकि जनता खुद उनको चुनती है, ये जनता की खुद की गवर्नमेंट होती है। दीज आर पीपल्स ओन गवर्नमेंट। जनता खुद इलेक्शन में जाकर उनको चुनती है। दैट्स वाई वी कॉल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सिंपल, लेजिटिमेट तो छोड़ो, बड़ा वर्ड है। लेजिटिमेट का मतलब सिंपल समझ लो, एक ऐसी सरकार। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसी सरकार जिसको सब लोग स्वीकार करें, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें। और लोग किसे एक्सेप्ट करते हैं? जो उनको पसंद होता है ना? हर इंसान चाहता है कि उसके एरिया में वही रूलर बने, वही पॉलिटिकल पार्टी आए, वही गवर्नमेंट आए जिसको वो पसंद करता है। सिंपल है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो कॉन्सेप्ट यही है ना, कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट बिकॉज वेरी सिंपल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट बिकॉज दे आर पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोग खुद उन गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो सिंपल, आप समझ गए अकाउंटेबल क्यों होती हैं, रिस्पॉन्सिव क्यों होती हैं, लेजिटिमेट क्यों होती हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी डेमोक्रेसी को लेकर, वो सारी थी हमारी थियोरटिकल चीज़ें, बुकिश नॉलेज थी वो। लेकिन अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में डेमोक्रेसी क्या उतनी ही अच्छी है जितनी हमें ये बुक में दिख रही है कि बुक में अरे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो क्या असल में डेमोक्रेसी में ये हो रहा है? तो अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने जाओगे कि हम जो डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं, तो आपको एक क्लियर कट आंसर मिल जाएगा, नो। डेमोक्रेसी में जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो रियलिटी नहीं होती है। हम कुछ एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को देखेंगे। पहली एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। तो हाँ, ये कई हद तक पूरी हो जाती है कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल ऐसी है कि अगर ये ना हो तो डेमोक्रेसी फिर रहेगी नहीं। तो ये तो उनको मजबूरी में कराना ही पड़ता है, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि अगर डेमोक्रेसी होगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब फ्री ऑफ करप्शन, बिल्कुल करप्शन नहीं होगा। लेकिन असल में क्या होता है डेमोक्रेसी में? फुल ऑफ करप्शन, करप्शन ही करप्शन है। और इसका मुझे एग्जाम्पल आपको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि करप्शन कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ये आपको भी पता है। तीसरी चीज़, डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि अगर डेमोक्रेसी अच्छी होगी तो हमको सरकार के बारे में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेंगी, सरकार के साथ हम एक अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे, सरकार के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है सरकार की, वो सरकार हमारे साथ शेयर करेगी, गवर्नमेंट हमारे साथ शेयर करेगी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये जो सरकार है उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है ही नहीं इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने में। वो पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राइवेट रखना। वो पसंद क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक होंगी तो पब्लिक को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ करप्शन हो गया। तो ये जो डेमोक्रेसी में ये जो रियलिटी है, वो रियलिटी ये है कि जो सरकारें हैं उनका एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। वो इतने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करती। तो ये तो कुछ केसेस थे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रियलिटी है और जो एक्सपेक्टेशंस है, कि हमने एक्सपेक्टेशंस में कुछ और ही लगाया हुआ है, बट रियलिटी में हमें उसका जस्ट अपोजिट मिल रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्री ऑफ करप्शन, मिलता है हमको फुल ऑफ करप्शन। तो ये तो कुछ केसेस थे रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के, जहाँ पर हमने देखा कि हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं थियोरटिकली और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या मिलता है। बट फिर भी हम डेमोक्रेसी को ही बेटर मानते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2-3 रीजंस की वजह से हम डेमोक्रेसी को इग्नोर नहीं कर सकते, और भी हज़ारों ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप, मोनार्की और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की वजह से बेटर है। सिंपल है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिंपल है। अगर एक देश में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी और डेवलपमेंट कैसा होगा, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो पाओगे जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ है वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज। यानी कि जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। और ये एक वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सभी को चिंता होती है, यार ऐसा हो क्यों रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पीछे क्यों हो रही है।
लेकिन उस टाइम पर आपको एक और चीज़ भी समझनी चाहिए जब भी आपको ये चिंता होती है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्यों पिछड़ रही हैं, कि एक कंट्री का डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर वर्ल्ड मार्केट से कनेक्शन कैसा है, वहाँ की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ कैसी है। सो आप किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज़ अ गारंटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेमोक्रेसी है तो हाँ भाई डेवलपमेंट होगा ही होगा। लेकिन डेमोक्रेसी एक इतना अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि हम उससे उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी रही तो धीरे धीरे ही सही लेकिन डेवलपमेंट होता रहेगा, और ऐसा डेवलपमेंट होगा कि हम दूसरे देशों से ज़्यादा पीछे भी नहीं रहेंगे, हमारे देश में डेवलपमेंट होता रहेगा। तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ रैपिड डेवलप, बट हाँ आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पर डेवलपमेंट होता रहेगा, ग्रेजुअली होता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो अब हम देखेंगे कि क्या डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी को मिटाती है, पॉवर्टी को हटाती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, क्योंकि वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है। तो अभी हम समझेंगे क्या सच में डेमोक्रेसी इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है रियलिटी में। तो अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढोगे तो आपको 50-50 मिलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो हर इंसान इक्वल है, क्योंकि सबके पास एक ही वोट है और उस वोट की सेम वैल्यू है। तो हम कहते हैं अगर पॉलिटिकली देखने जाएं तो डेमोक्रेसी सबको इक्वल बना देते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे, अमीर गरीब देखोगे, तो पाओगे डेमोक्रेसी इस भेदभाव को नहीं मिटाती है, इस इनइक्वालिटी को नहीं मिटाती है। आप देखोगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो बहुत अमीर है वो अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वो दिन ब दिन और गरीब होते चले जा रहे हैं, उनकी इनकम्स और कम हो रही हैं, उनको बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को मिटाने में, आर्थिक भेदभाव को मिटाने में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो बेसिकली दो टॉपिक हमने कवर किए। पहला टॉपिक कौन सा था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जहाँ पर हमने देखा कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट की कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन हाँ हम डेमोक्रेसी से उम्मीद ज़रूर लगाते हैं कि डेवलपमेंट होता रहेगा। सेकेंड चीज़ जो हमने पढ़ी कि डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है किस चीज़ में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को मिटाने में, लेकिन हाँ डेमोक्रेसी क्या देती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। जैसे हमारे देश में बहुत प्रकार की विभिन्नताएं हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर कोई तमिल बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई मलयालम, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर एंड रिलीजन के बेसिस पर। तो हमारे देश में, हमारा देश इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। तो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का मतलब है कि इस सोशल डाइवर्सिटी, ये जो विभिन्नताएं हैं, उनको एकोमोडेट करना, यानी कि उनको साथ लेकर चलना। तो अभी हम जानेंगे क्या डेमोक्रेसी हेल्प करती है इन सभी सोशल डाइवर्सिटीज़ को साथ में लेकर चलने में। क्या डेमोक्रेसी हम सभी को एक पीसफुल और हारमोनियस लाइफ देती है। तो अगर आप इसका जवाब ढूंढने जाओगे तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। वो पॉजिटिव आंसर होगा यस, डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में मदद करती है। इनफैक्ट माना जाता है कि अगर आप सोशल डाइवर्सिटी के साथ एकोमोडेट करना चाहते हो, सोशल डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताओं के साथ साथ में चलना चाहते हो, एक साथ चलना चाहते हो, तो आपके पास डेमोक्रेसी होना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी आपको मौका देती है अलग अलग तरीके से इन सभी लोगों को साथ में चलाने का, अलग अलग मेथड को यूज़ करती है जिससे वो इन सभी लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटा सके, इन सभी अलग अलग जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनकी टेंशन्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटा सके, उनको साथ में चला सके। एकोमोडेशन का ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब होता ही यही है कि आप कैसे सोशल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलेंगे। और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट अगर आप ये चाहते हो कि आप सोशल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलो। इनफैक्ट ये जो एबिलिटी है डेमोक्रेसी की कि वो सोशल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चल सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि लोग क्यों चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी हो। लोग इसलिए चाहते हैं उनके देश में डेमोक्रेसी हो क्योंकि उनको लगता है कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पर जो डाइवर्सिटीज़ हैं, विभिन्नताएं हैं, उनको सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे और वो सब इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, पावर शेयरिंग चैप्टर। क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, वहाँ पर हमने दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका। बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी थी, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी। बेल्जियम में भी सोशल डाइवर्सिटी थी, श्रीलंका में भी सोशल डाइवर्सिटी थी। दोनों देशों में डेमोक्रेसी भी थी,
दोनों देशों में विभिन्नताएं भी थी। लेकिन अगर आपने देखा हो तो जो बेल्जियम था उसने तो डेमोक्रेसी की मदद से सोशल डाइवर्सिटी को एक साथ चलाने में सक्सेस पा ली थी। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था, वहां पर वो लोग सक्सेस नहीं पा पाए थे। वहां पर उनके पास डेमोक्रेसी तो थी लेकिन वो तब भी सोशल डाइवर्सिटी जो उनके यहाँ थी, विभिन्नताएं थी, सिन्हाला तमिल, उसको वो साथ में लेकर चल नहीं पाए थे। ऐसा क्यों हुआ था? सिंपली इसका मतलब है कि सिर्फ डेमोक्रेसी होना काफ़ी नहीं है फॉर एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। विभिन्नताओं को साथ लेकर चलने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। तो दो ऐसी कंडीशंस है जिनको समझना, जिनका होना डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़रूरी है अगर एक कंट्री चाहती है कि वहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट करे। सोशल डाइवर्सिटी को लेकर वो साथ में अगर कोई कंट्री चलना चाहती है तो उनके ये दो बातें समझनी होगी, उनको ये दो कंडीशंस के बारे में बहुत ध्यान से समझना होगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आपको समझना होगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली द रूल ऑफ मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी वर्किंग विद द माइनॉरिटी। कि डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं होता है कि मेजॉरिटी ही सब कुछ होती है, ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी का असल मतलब है मेजॉरिटी हेल्पिंग द माइनॉरिटी, कि जो बहुमत में है, जो लोग ज़्यादा हैं, वो कम लोग यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों की मदद करें। ये होता है असल में डेमोक्रेसी का मतलब। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, वहाँ पर उन्होंने मदद की इसीलिए वो सक्सेसफुल हो गए। श्रीलंका में हमने देखा था कि उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी की मदद नहीं की तो वो लोग अनसक्सेसफुल हुए, फेल हो गए एकोमोडेट करने में। तो सबसे पहली कंडीशन जो समझनी ज़रूरी है इज़ दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली द रूल ऑफ मेजॉरिटी। फॉर गुड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद माइनॉरिटी। अगर आप चाहते हो कि आपके देश की डेमोक्रेसी अच्छी बनी रहे, आपके देश में जो विभिन्नताएं हैं उनको आप साथ में लेकर चलना चाहते हो, तो आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब बहुमत नहीं होता है, बहुमत का शासन, रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत में है, वो लोग माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, उन लोगों की मदद करें। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की हेल्प करे और माइनॉरिटी मेजॉरिटी की, तब जाकर ही एक देश में डेमोक्रेसी अच्छी हो सकती है और वहाँ की जो विभिन्नताएं हैं वो अच्छे रूप से चल सकती हैं। जैसे अगर आप चाहते हो हमारे देश में कि डेमोक्रेसी अच्छी बनी रहे तो क्या करना पड़ेगा, जो लोग मेजॉरिटी में हैं इंडिया में वो लोग माइनॉरिटी वालों की हेल्प करें और जो माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी वालों की हेल्प करें। सेकंड चीज़, सेकंड कंडीशन जो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मेजॉरिटी की जब बात करते हैं, देखो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि आपको ये समझना आना चाहिए कि मेजॉरिटी का मतलब असल में होता क्या है। मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट। मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस एंड डिसीजंस। ओपिनियंस और डिसीजंस के बेसिस पर जो मेजॉरिटी बनेगी हम उसकी बात करते हैं डेमोक्रेसी में, ना कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर मेजॉरिटी जो बनती है उनकी बात करते हैं। लेकिन रियलिटी में हमारे देश में क्या होता है या किसी भी देश में क्या होता है, वोट पाने के लिए लोग मेजॉरिटी रिलीजन की बात करते हैं, मेजॉरिटी कास्ट की बात करते हैं। लेकिन असल में होना क्या चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए मेजॉरिटी ओपिनियंस की, मेजॉरिटी डिसीजन की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर इंसान को मौका मिले कभी ना कभी मेजॉरिटी में आने का। इसका सिंपली क्या मतलब होता है, मैं आपको पर्सनली बोलूँ या सिंपली बोलूँ कि हर इंसान कभी ना कभी मेजॉरिटी में आता है, कभी ना कभी माइनॉरिटी में आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो 5 लोग हैं ए बी सी डी ई, मैंने एक सवाल पूछा, उसका आंसर है यस और नो में से इनको देना है। तो ये जो 5 लोग हैं ए बी सी डी ई, इनमें से 2 लोग ए बी ने चुना यस और सी डी ई ने बोला नो। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन चला गया, जिन्होंने नो बोला सी डी ई, और माइनॉरिटी में कौन है ए और बी। ध्यान रखना माइनॉरिटी में कौन है ए बी एंड मेजॉरिटी में कौन है सी डी ई। अब मैंने एक और सवाल पूछा, उसमें भी मैंने बोला यस और नो। तो अब 4 लोगों ने यस बोला, वो 4 कौन थे, ए बी सी डी, और एक ने नो बोला, वो कौन था, ई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेजॉरिटी में कौन आ गया, ए बी सी डी, और माइनॉरिटी में कौन आ गया, ई। तो यानी कि जो पहले केस में, केस 1 में जो माइनॉरिटी में थे ए बी, केस 2 में अब वो मेजॉरिटी में आ गए, और जो पहले केस में मेजॉरिटी में थे अब वो माइनॉरिटी में आ गए। पहले केस में मेजॉरिटी में कौन था, ई, लेकिन अब यहाँ पर वो केस 2 में किस में आ गया, माइनॉरिटी में। यही होती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में हर इंसान को मौका मिलता है मेजॉरिटी में आने का, और डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रह पाती है जब तक
हर इंसान के पास मौका बना रहा है कभी ना कभी मेजॉरिटी में आने का। सपोज करो कभी आप किसी फैसले को सपोर्ट करते हो जिसको कम लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप माइनॉरिटी में आ गए, और कल दूसरा फैसला आया, अब आप उस फैसले को सपोर्ट करते हो जिसको ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, तो अब आप मेजॉरिटी में आ गए। तो कभी माइनॉरिटी कभी मेजॉरिटी, यही है कुदरत का खेल, यही है डेमोक्रेसी का खेल, है ना। तो सेकंड कंडीशन जो समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो मेजॉरिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड डिसीजंस एंड नॉट ऑन मेजॉरिटी कम्युनिटी बाय रिलीजन और कास्ट। ओके, तो दो कंडीशंस भी अब आप समझ गए। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। इसमें हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी अगर हो तो लोगों की डिग्निटी पर यानी कि वैल्यू पर, रिस्पेक्ट पर क्या असर पड़ता है, और लोगों की फ्रीडम पर क्या असर पड़ता है। तो सिंपली बोलूँ तो डिग्निटी का मतलब होता है वैल्यू या सिंपली रिस्पेक्ट। हर इंसान चाहता है उसे अपने देश में रिस्पेक्ट मिले और फ्रीडम मिले। तो डेमोक्रेसी का तो भैया प्रिंसिपल ही यही है कि वो अपने हर सिटीजन को क्या देना चाहती है, रिस्पेक्ट देना चाहती है, वैल्यू देना चाहती है और फ्रीडम देना चाहती है। इसलिए जब भी हम डिग्निटी और फ्रीडम की बात करते हैं हम कहते हैं डेमोक्रेसी सबसे ऊपर आता है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा नंबर 1 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन? इट इज डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसीज आर ऑल अबाउट पैशन एंड फ्रीडम फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, सिर्फ कह देने भर से सारे सिटीजन्स इक्वल नहीं हो जाते, दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, या इक्वालिटी कह देने से इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी को देखोगे तो हमारे यहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी के लिए, तब जाकर उनको थोड़ी बहुत इक्वालिटी मिल पाई, उनको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई। बट आज के टाइम पर आप देखोगे कई जगह हैं जहाँ पर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करती है। डेमोक्रेसी में जैसे क्या किया उन्होंने, लॉ बना दी दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तो अब एक वुमेन के पास क्या है, एक तरीका है कि वो लड़ सकती है अपने हक के लिए। सपोज करो अगर किसी वुमेन के साथ गलत होता है तो अब कम से कम वो लीगली, कानूनी तौर पर लड़ सकती है दैट मेरा ये अधिकार है कि सारे सिटीजन्स इक्वल होते हैं, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, तो आप मेरे साथ गलत बिहेवियर नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में अभी सबको इक्वालिटी नहीं दिला पाई है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि उन्होंने प्रिंसिपल्स बना दिए हैं। उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने प्रिंसिपल के साथ साथ लॉज बना दिए हैं, जिसकी मदद से अब हर सिटीजन इंडिया का लड़ाई ज़रूर कर सकता है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज वुमेन अपने अधिकार के लिए अगर उनको इक्वालिटी नहीं मिलती तो मोरली भी और लीगली लड़ सकती है। यही अगर आप किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जाओगे तो वो लड़ तो सकते हैं लेकिन उनके पास कोई भी लीगल तरीका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर लॉज ही नहीं है इक्वालिटी की। इसीलिए हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। और अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है अब हम जानते हैं यार डेमोक्रेसी में, मैंने बोला था ना ऐसा क्या खास है कि हम सब लोग डेमोक्रेसी के गुणगान करते रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो वो जानते हैं। यू नो व्हाट्स द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के बारे में सबसे खास बात, अजीब बात क्या है? दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। जिस तरीके से ज़िंदगी में इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते, उसी तरीके से डेमोक्रेसी के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। डेमोक्रेसी जैसे ही एक एग्ज़ाम को पास करती है, एक अगला एग्ज़ाम आ जाता है। अब आप बोलोगे यार डेमोक्रेसी कोई बच्चा तो है नहीं जो एग्ज़ाम दे रहा है, ये फंडा क्या है? देखो सिंपली अगर एक देश में डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ के सिटीजन्स की कुछ डिमांड्स होंगी, और वो डिमांड जैसे ही डेमोक्रेसी में पूरी हो जाएंगी फिर सिटीजन्स की और डिमांड आएंगी। यानी कि डेमोक्रेसी में एक एग्ज़ाम पास किया डिमांड्स का, अब और डिमांड आ गई तो एक नया एग्ज़ाम आ गया, फिर और डिमांड्स आएंगी, फिर एक नया एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे डेमोक्रेसी का एग्ज़ाम हमेशा चलता रहता है। जैसे ही वो एक एग्ज़ाम पास करता है, नया एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम, नया एग्ज़ाम। तो डेमोक्रेसी के एग्जामिनेशंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट डेमोक्रेसी कि इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। कभी भी आप किसी भी इंसान से पूछ लोगे, उसको उसके दिमाग में हज़ारों एक्सपेक्टेशंस होंगी डेमोक्रेसी को लेकर, और हज़ारों कंप्लेंट्स भी होंगी। वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भैया डेमोक्रेसी होगी तो ये हो जाएगा, साथ ही साथ उसके पास बहुत सारी कंप्लेंट भी होंगी कि यार डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी ये नहीं हुआ। लेकिन इसका पता है एक पॉजिटिव मतलब होता है कि लोग अब अवेयर हो गए हैं डेमोक्रेसी को लेकर। अवेयर हुए तभी तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, अवेयर हुए तभी तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं। इसलिए हमें खुश होना चाहिए यार कि माना कि वो एक्सपेक्टेशंस लगाए हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर डेमोक्रेसी को लेकर वो अवेयर हो गए हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है। अब डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया है। अब जो लोग हैं वो कम से कम इतने तो अवेयर हुए कि वो पॉलिटिक्स को देखते हैं, ध्यान से देखने लगे हैं। तो हमको थोड़ा बहुत खुश भी हो लेना चाहिए। और हाँ, ये चीज़ तो हमेशा याद रखो यार, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म,
है ना। तो डेमोक्रेसी की सबसे यूनिक बात कौन सी है? दैट इट्स एग्जामिनेशंस नेवर गेट्स ओवर। जिस तरीके से ज़िंदगी के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते, उसी तरीके से डेमोक्रेसी के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। एक एग्ज़ाम पास करो अगला, एक एग्ज़ाम पास करो अगला, ठीक है। तो यहाँ तो ख़त्म होता है हमारा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप आपको समझा होगा ये पूरा। इसके नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा जल्दी से जल्दी। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, इस चैप्टर को रीड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।